वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 3 परमाणु और अणु, जिसका ये पार्ट 2 होने वाला है। हमने पार्ट 1 में परमाणु का डाल्टन मॉडल पढ़ा था। इसके बाद हम जानने वाले हैं परमाणु और अणु को विस्तार रूप में। तो सबसे पहले हम परमाणु से इसकी शुरुआत करेंगे कि परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है? तो इसका आंसर होगा, या इसकी परिभाषा हम लेंगे, परमाणु द्रव्य की संरचनात्मक इकाई है। यह किसी तत्व का सूक्ष्मतम रूप है, जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्म पाए जाते हैं। यानी परमाणु बेसिकली किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम यानी कि सबसे छोटी से छोटी इकाई है, जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ का छोटा से छोटा रूप है वो परमाणु कहलाता है। और इस परमाणु की एक खास बात और है कि ये परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये सब इकट्ठा बन के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि परमाणु कितना बड़ा होता है। परमाणु कितने बड़े होते हैं। यहाँ हमने पढ़ा है कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप होता है। तो परमाणु इतना छोटा होता है कि हम उसे सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। यह अति सूक्ष्म होता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। पदार्थ को नैनोमीटर में नापा जाता है। नैनोमीटर कितना होता है कि 10⁻⁻9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है। ये हमेशा याद रखना, 10⁻⁻9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है। हमने पढ़ा परमाणु क्या होता है, परमाणु की साइज क्या होती है और परमाणु को किस इकाई में नापा जाता है। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। स्टूडेंट्स, जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं के लिए एक प्रतीक निश्चित किया जाता है, जिससे वो पहचाना जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले डाल्टन ने इन पदार्थ के लिए इन तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित प्रतीक को बनाया था, जो कि उसके कुछ न कुछ गुणों को दर्शाता था। लेकिन इसके बाद बर्नौलियस ने सबसे पहले जो तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक के रूप में उन्होंने
तत्वों के नाम पर उन्हें रखने की बात कही। इसमें किस तरह से रखा जाता था कि जो कोई भी तत्व होता है तो सबसे पहले उसके कुछ तत्वों का नाम वो कहाँ से प्राप्त किया गया, यानी कि वो पहली बार कहीं किस स्थान से प्राप्त किया गया है उस स्थान के नाम पर रख दिया, या उसका कलर कैसा है उस कलर के हिसाब से रख दिया, या किसने इसको खोजा है उसके नाम से रख दिया। इस तरह से इसके नामों को रखा जाता था। और इस नामों को रखने के बाद इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में इसके जो पहला अक्षर होता है उसे कैपिटल और सेकंड अक्षर जो होता था उसे स्मॉल लेटर के रूप में रखा जाता था। जैसे एक एग्जांपल, कॉपर, कॉपर को CU लिखा जाता है, C कैपिटल में होता है और U स्मॉल में होता है। जो कॉपर का नाम है वो साइप्रस से पड़ा है, क्योंकि जो कॉपर पहली बार है वो साइप्रस में खोजा गया था। इसके अलावा गोल्ड है, उसको गोल्ड नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो पीला था, इसलिए इसका नाम गोल्ड रख दिया गया। लेकिन वर्तमान में इन परमाणुओं के प्रतीकों का नाम कौन रखता है, तो इसके लिए एक संस्था बनी हुई है। उस संस्था का नाम है IUPAC, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। अभी जो सबसे मान्य इसका नियम है कि किस प्रकार से परमाणु के प्रतीकों का रखा जाता है, इसके लिए परमाणुओं के अक्षर को जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल में और जो सेकंड लेटर होता है वो स्मॉल लेटर लिखा जाता है। जैसे ये एल्यूमिनियम का है तो इसका A कैपिटल में और L स्मॉल में है। और ठीक इसी प्रकार कोबाल्ट का C को कैपिटल कर देंगे और O को स्मॉल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परमाणु द्रव्यमान। अब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि परमाणु अति सूक्ष्मतम होता है, तो इसे परमाणु का द्रव्यमान भी जानना जरूरी था। इसलिए परमाणु के द्रव्यमान जानने के लिए क्या किया गया कि परमाणु इतना सूक्ष्म रूप होता है, इसे हम किलो या ग्राम में तो तोल नहीं सकते, तो इसके लिए एक वैज्ञानिकों ने एक पद्धति बनाई। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो जो कार्बन होता है, कार्बन के एक परमाणुओं को इन्होंने इसका द्रव्यमान निकाला, तो जितना द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु का निकला उसका 1/12 इसको एक यूनिफाइड द्रव्यमान यानी कि एक AMU, एक एटम का जो एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कार्बन के परमाणु का 1/12 के बराबर होता है। यानी कि सबसे पहले इन्होंने कार्बन के जो परमाणु है उसका द्रव्यमान निकाला, एक कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान को इन्होंने 12 द्रव्यमानों के बराबर माना, यानी कि 12 द्रव्यमानों की इकाई के बराबर माना। और जो एक इकाई थी वो कार्बन के एक परमाणु की 1/12 जो भाग था वो किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान की इकाई का, किसी भी पदार्थ की द्रव्यमान की ये इकाई होती है 1/12। कार्बन का 1/12 द्रव्यमान किसी भी पदार्थ की द्रव्यमान की, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान की इकाई का, किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान की ये इकाई होती है कार्बन की 1/12। तो इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं कि किसी तत्व के सापेक्षित परमाणु द्रव्यमान
को उसके औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। आपको विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को याद करना पड़ेगा, जो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे, कुछ तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने कार्बन का देखा। कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है, 12 यूनिफाइड एक इकाई है, जो मैंने आपको बताया कि ये 1/12 कार्बन के परमाणु की 1/12 होती है यूनिफाइड। तो 12 यूनिफाइड कार्बन का द्रव्यमान है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 यूनिफाइड है। नाइट्रोजन का 14 यूनिफाइड और ऑक्सीजन का 16 यूनिफाइड है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, वो है अणु। हमने अभी पढ़ा कि परमाणु क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे अणु क्या होता है। तो इस अणु की जरूरत, हम जब परमाणु पढ़ रहे थे तो हमें अणु की जरूरत क्यों पड़ी? तो हमने लेसन के शुरुआत में पढ़ा था कि परमाणु कभी अकेला नहीं रह सकता, यानी परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता। तो इसके लिए जो परमाणु होते हैं वो मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अणु होता है वो किसी तत्व या यौगिक की सबसे छोटी वो इकाई होती हैं जो संयुक्त रूप से रह सकती हैं। ऐसे तो किसी भी तत्व के छोटी से छोटी इकाई परमाणु होती है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि किसी तत्व की जो छोटी से छोटी इकाई होती है और वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं, तो वो होती है अणु। तो हम सबसे पहले अणु की परिभाषाएं जानेंगे। अणु की परिभाषा है पहली, सामान्यतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि जो अणु होता है वो दो या दो से अधिक ऐसे परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में एक रासायनिक बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, या फिर अथवा वे परस्पर आकर्षण बल द्वारा कसकर जुड़े रहते हैं। या तो वे किसी रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहेंगे, या फिर उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है उसके द्वारा वे कसकर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दूसरे शब्द में हम अणु को कह सकते हैं कि अणु को
किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकने वाली तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तथा उसमें उस यौगिक के सभी रासायनिक गुणधर्म उस छोटे से अणु में पाए जा सकते हैं या पाए जाते हैं। अब अणुओं के आधार पर हम अणुओं को दो तरह से बांट सकते हैं। एक तो होता है जिसमें केवल एक परमाणु होता है, केवल एक परमाणु से वो अणु बनते हैं, या दूसरा होता है बहु परमाणु वाले अणु। एक परमाणु वाले अणु में हम आर्गन या हीलियम को ले सकते हैं, और बाकी जो होते हैं वो बहु परमाणु वाले अणु होते हैं। जैसे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के दो अणु होते हैं, और इसको O3 करने पर ये ओजोन में बदल जाएगी, यानी ये ओजोन होती है। ये पूरी तरह से इसका रासायनिक परिवर्तन होता है। ये तो डिफरेंट गैसेज हैं, लेकिन जो इनके परमाणु होते हैं वो सेम होते हैं, और इनके अणु में थोड़ा फर्क रहता है, क्योंकि इसमें 3 परमाणु का अणु होता है और इसमें 2 परमाणु का अणु होता है। इस तरह से जो परमाणुओं को अलग अलग करके जो अलग अलग परमाणु से अणु बनते हैं, उनकी रासायनिक प्रवृत्ति अलग अलग होती है। यौगिकों में जो अणु होते हैं, यौगिक बेसिकली यौगिक कहते किसे हैं, ये हमने पढ़ा था कि जो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनते हैं। तो इसको हम अब इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु मिलकर, परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे H2O में 1:8 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, जबकि अमोनिया में 14:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं। अगला छोटा सा जो पॉइंट है वो है आयन। आयन किसे कहते हैं? आयन बेसिकली उस चीज को कहते हैं जो परमाणु पर आवेश होता है, उसे आयन कहते हैं। यह आवेश किस तरह का हो सकता है? यह आवेश नेगेटिव भी हो सकता है, यह आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव को धनायन, नेगेटिव को ऋणायन और पॉजिटिव को धनायन कहते हैं। इसे जैसे सोडियम पे पॉजिटिव आयन है तो इसको Na+ लिखेंगे। जैसे क्लोरीन पर माइनस आयन है तो इसे Cl- लिखेंगे। ये आयन वाला टॉपिक हम जो हमारा चैप्टर 4 होगा उसमें हम विस्तारित रूप से जानेंगे कि ये आयनों को कैसे निश्चित किया जाता है। तो इसी के साथ
इस चैप्टर का ये पार्ट 2 हम ख़त्म करेंगे यहीं। और इसके पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं और मोल संकल्पना। इन 2 पॉइंट्स को हम इस चैप्टर के पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। उसे देखने के लिए हमारे चैनल NCERT सीखो को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।